Good morning, KPS students Apola. Today we have start your video class of social study history chapter first. Glorious India Bharat beginning to 1206. So I introduced myself that my name is Santosh Kumar Prajapati and we have to study here to teach here Glorious India Bharat beginning to 1206 AD. So the required study material is book. Firstly, you need a book and notebook and earphone to clear hearing voice. Okay. So now this chapter we have touched the point Indian culture, भारतीय संस्कृति और सभ्यता. Then other point is Mahajaphat period. So let's study here. From the earliest period, the history and culture of India has been prestigious. India was known as the world book and the golden sparrow, accepting the world as family, Vasudhaiva Kutumbakam, and praying for the welfare and good health of mankind. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramay are our ideals. सबसे पहले हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे. भारत की सभ्यता और संस्कृति प्राचीन काल से जो है कि वैभवशाली रही है. इसी के साथ साथ भारत विश्व के लिए एक वर्ल्ड गुरु के नाम से जाना जाता है, जिसकी सभ्यता और संस्कृति क्या है? वसुधैव कुटुंबकम. भारत सभी को अपना एक परिवार के रूप में लेके चलता है और जिसकी भावना है सर्वे, एक संस्कृत का श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे सन्तु भद्राणि, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. जो भारतीयों की जो भावना है वो क्या है कि हे ईश्वर, सभी जने स्वस्थ रहे, निरोगी काया सभी की रहे. तो इस प्रकार से भारत के जो लोग हैं वो इस भावना को ध्यान में रखते हुए सभी से व्यवहार करते हैं. On the basis of excavations and archaeological remains, Indian culture appears to be of universal nature. Indian regions across sea were known as Dipantar. Indians traveling on powerful ships established their political and cultural empire by traveling to Brahmadesh, Siam, Indonesia, Malaysia, Australia, बोर्निया, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया. भारत प्राचीन काल से ही विश्व की कई सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है. इसमें इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस, कोरिया और यहाँ के लोग भारत में व्यापार के उद्देश्य से आया जाया करते थे प्राचीन काल से ही. आपने सुना होगा ना, जैसे डच कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी. इंग्लैंड वाले तब कहाँ से आए थे भाई? भारत में सी रूट से आए थे. और किसके आए थे? भारत में व्यापार करने के लिए. They came to India for business purpose and after he looted India. उन्होंने भारत के बाद में लूटना स्टार्ट कर दिया था और इंडिया को क्या कर दिया था? गुलाम बना दिया था. ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया. तो इन देशों के साथ में भारत की सीमाएं जुड़ी हुई है और हमारे भारत के लोग और इन देशों के लोग आपस में क्या सी रूट के द्वारा आवागमन करते थे. The port of naval power of ancient India, भारत were highly developed. इसी के साथ साथ जो पोर्ट है, पोर्ट को क्या कहते हैं? हम बंदरगाह कहते हैं. पोर्ट शब्द एक भौगोलिक शब्द है जिसको भूगोल की भाषा में पत्तन कहते हैं. क्या कहते हैं? पत्तन. ये भूगोलिक शब्द है पत्तन, जिसको पोर्ट कहा जाता है इंग्लिश में. और हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं. Scholars have mentioned about sheep sailing in the water of Indus River about 6,000 years ago. Indians traveled in various countries of the world via waterways as well as roadways and introduced Indian religious and culture to residents of distant countries. तो इसी प्रकार से भारतीय जो दार्शनिक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो
प्रसार करने के लिए विदेशों में जाया करते थे। जिस प्रकार से कि आपने सुना होगा नाम अशोका। अशोका साम्राज्य का अधिपति था अशोका। तो उसके जो पुत्र थे, पुत्र का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और पुत्री का नाम संघमित्रा। ये लोगों ने भी क्या है, भारत की संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार विदेशों में किया था। These courageous people propagated Indian philosophy, astrology, architecture, military science, political science, music and Vedic treatise। तो इसी प्रकार से इन्होंने भारत की बहुत सारी जो कल्चर है, एस्ट्रोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, मिलिट्री साइंस आदि सभी विषयों पर इन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार विदेशों में जाकर के किया। Thus we notice an extremely developed manifestation of the ancient Indian civilizations। तो इस प्रकार से भारत की बहुत जो सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। अब एक सभ्यता का नाम आ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम आ रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रामायण एंड द महाभारत हैव ए पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। द वेदास आर रिगार्डेड एज द encyclopedia of knowledge। The Sindhu Saraswati civilization is the best civilization in the respect of its architecture। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? आर्किटेक्चर के माध्यम से एक बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन मानी जाती है। सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है? सभ्यता, नगरीय सभ्यता। अब एक क्वेश्चन उठता है कि नदियों के किनारे पर ही तो नगरीय सभ्यता हमेशा बसी है। आपने भी देखा होगा जैसे अकोला है या आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर पानी की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। तो जहां पर पानी की व्यवस्था होती है वहां पर ही नगरीय सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है। रामायण एंड द महाभारत हैव बीन रिनोव्ड टेस्ट presenting the ideal and policies of Indian or महाजनपद age has been the ideal of republic and constitutional system। तो इस प्रकार से हमारे जो महाजनपद से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का हमें आइडिया मिला था। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संविधान का हमें आइडिया मिला था। किस प्रकार से मिला था? क्योंकि महाजनपद में क्या होता था कि जो बड़ा राज्य है उसको टुकड़ों में बांटा जाता था। जैसे फेडरल गवर्नमेंट, आप पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स की बुक में पढ़ेंगे फेडरल काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उस गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या होता था कि जो बड़ा राज्य है उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटते थे। क्यों बांटते थे? कि प्रशासन अच्छे से चल सके। इसे कहते हैं हम पावर शेयरिंग। तो ये आइडिया हमें कहां से मिला था? महाजनपद काल से। प्राचीन काल में भारत में महाजनपद काल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? महाजनपद काल। तो इस काल के अंतर्गत क्या होता था कि जो बड़े बड़े जो राज्य हैं उनको छोटे छोटे राज्यों में प्रशासनिक इकाई के रूप में बांटा जाता था, प्रशासन को सुगम तरीके से चलाने के लिए, प्रशासन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। Our Mahajanapada age has been the ideal of republican and constitutional system। Existence of various janpad is evident in post-Vedic period by the time iron was extensively used in eastern Uttar Pradesh and western Bihar। The technique of using iron significantly transformed the lifestyle of people, and as a result, tendency of sedentary life settlement consolidation in the society। Development of agriculture, industry, trade and commerce was instrumental in the decline of the ancient tribal system, and small janpads were replaced by large janpads with the advent of 6th century BC। Janpads were involved in the form of महाजनपद। तो इस प्रकार की कई सारी छोटी छोटी जो जनपद थी वो किसमें इन्वॉल्व हो गई? वो खत्म होकर के महाजनपद में कन्वर्ट हो गई और बड़ी जनपद बन गई। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century BC, soaring bulls was completely absent in North India। इंडियन भारत was divided into several independent states। और इसी प्रकार से
छठी शताब्दी के पूर्वार्ध में, छठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत कई छोटे छोटे महाजनपद में बढ़ गया था, कई छोटे छोटे स्टेट में, कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था। As per the Buddhist text, अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपद existed at that time। उस टेस्ट के अनुसार, बुद्धिस्ट टेस्ट के अनुसार उस समय भारत 16 छोटी छोटी जनपद में बढ़ गया था। आप जब बुक लाएंगे, आप सबसे पहले तो आप बुक लाइए, बुक में आपको ये 16 ही जनपद आपको मिल जाएंगे, उनके नाम समेत। मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ एक बार। कशी, कुरु, आंध्रा, मगध, वज्जी, माला, चेदी, वत्स, कोसाला, पंचाला, मत्स्य, शूरसेन, अशाक, अवंती, गंधारा और कंबोज, ये 16 जनपदों में भारत पूर्ण रूप से बढ़ गया था।